Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा बच्चा पार्टी। और आज के सेशन में one of the most favorite chapters from grade 10th हम कवर करने वाले हैं, which is carbon and its compounds. तो हमें पता है बेसिकली बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, isn't it? और आज मैं 5 टॉपिक्स लेके आई हूँ फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स दैट विल एक्चुअली डेफिनेटली कम एंड यू कैन स्कोर फुल। तो मेक श्योर करना ये सेशन टिल दी एंड आप देख लो। वीडियो को पक्का से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को इफ यू हैव नॉट। ठीक है बच्चा पार्टी, सो लेट्स बिगिन अहेड विद टुडेज सेशन विद अ वेरी मोटिवेशनल एंड ऑप्टिमिस्टिक कोट एज ऑलवेज। सो वर्क हार्ड एंड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू अचीव. So sometimes we are actually not proud of what we have achieved. So you should always be proud of the journey and what you were actually able to achieve. ठीक है बच्चा पार्टी, चलो. Apart from that, you can follow your Nikki ma'am on Instagram and Telegram as well to connect with me more. है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 5 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। उसमें से फिफ्थ जो टॉपिक 5 4 3 2 1 ऐसे जाएंगे हम। तो फिफ्थ आपका जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली नॉमेनक्लेचर, है ना। नॉमेनक्लेचर से IUPSC नॉमेनक्लेचर, इसका मैंने एक सेपरेट सेशन भी लिया हुआ है। दैट इज द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, है ना। क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, फंक्शनल ग्रुप कब प्रीफिक्स की तरह ऐड यूज़ होगा, कब सफिक्स की तरह यूज़ होगा, वो चीज़ को मैंने कवर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको होमोलोगस सीरीज से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो IUPSC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस पक्का से लगा के जाना, जितने क्वेश्चंस आप लगा सको। इसके लिए मैंने एक सेशन भी लिया हुआ है, मेक श्योर आप वो एक बार रिवाइंड करके देख लो अगर आप चीज़ें भूल गए हो। एंड होमोलोगस सीरीज से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो होमोलोगस सीरीज से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको मेंबर पूछ सकता है, एल्कीन का, एल्काइन का या एल्केन का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, देन द टॉपिक विल बी मोर क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन है, मैम के साथ साथ आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहना, ठीक है। चलो, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर व्हिच इज write the molecular formula of second and third member of the homologous series whose first member is ethyne. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एल्काइन फैमिली का सेकेंड और थर्ड मेंबर बताना है, ठीक है। इथाइन दिया गया है ना, ये आपके एल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है बच्चा पार्टी, इजंट इट, है ना। इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, एल्काइन है मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, C2H2। तो दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन की भी, है ना, ठीक है। चलो, तो ये आपका फर्स्ट मेंबर हो गया एल्काइन फैमिली का। अब मुझे बताना है सेकेंड और थर्ड मेंबर। तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस है कि जनरली ऐसा होगा, आप n=2 पुट कर दो, क्योंकि सेकेंड मेंबर बेसिकली इसमें पूछा है, सेकेंड मेंबर और थर्ड मेंबर पूछा है। तो हमसे ये गलती हो सकती है कि n=2 या 3 हम पुट कर दे। सो हियर यू हैव टू बी मोर केयरफुल। व्हाट एग्जैक्टली इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, है ना। और बेसिकली n=2 से स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट मेंबर, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर लो, C2H2 multiplied by 2 minus 2, then only you will get C2H2, ठीक है। तो n=2 आपका फर्स्ट मेंबर है। सो सेकेंड मेंबर में मैं n=2 क्या पुट करूंगी, 3, तो आपको सेकेंड मेंबर मिलेगा, है ना, इजंट इट बच्चा पार्टी। तो एक बार पुट करके चेक करते हैं, n=3 इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में C3H2 multiplied by 3 minus 2। तो ये क्या आ जाएगा, C3H2 multiplied by 3 is 6, 6 minus 2 is 4। सो ये आपका हो गया C3H4 और ये जो है आपका सेकेंड मेंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकेंड मेंबर क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो दैट इज C3H4, दिस इज नथिंग बट प्रोपाइन, ठीक है। आ गई बात समझ में बच्चा पार्टी, है ना, ये चीज क्लियर है। अब मुझे थर्ड मेंबर भी पता करना है, तो थर्ड मेंबर के लिए मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 4 पुट करूंगी इस पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला में, ठीक है। तो क्या आएगा,
यहाँ पे 4 आएगा, 1 सेकेंड, C4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -2, है ना। तो क्या आएगा मेरा फॉर्मेट, C4H6 जो कि है ब्यूटाइन। तो आपका सेकेंड मेंबर क्या है, प्रोपाइन, और आपका थर्ड मेंबर क्या है, ब्यूटाइन। तो यहाँ पे थोड़ी गलतियां हो सकती है n की वैल्यू को लेके, तो आप जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n की वैल्यू पुट करो एंड देन यू विल गेट द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर, ठीक है। तो वही चीज लिखी है, प्रोपाइन विच इज नथिंग बट C3H4, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका मेंबर है ब्यूटाइन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6, so this is C4H6, ठीक है। तो प्रोपाइन और ब्यूटाइन आपका स्ट्रक्चर, आई मीन आपका सेकेंड और थर्ड मेंबर है एल्काइन ग्रुप का, ठीक है बच्चा पार्टी। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। सो बेसिकली इसमें होगा CH, ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया, 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ब्यूटाइन जो कि है C4H6, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, ये आपका हो गया ब्यूटाइन, ठीक है। ऑल क्लियर। तो होमोलॉगस सीरीज से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है ये होमोलॉगस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, है ना। अब होमोलॉगस सीरीज बेसिकली क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, और 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट मेंबर आएगा उन दोनों के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में मुझे प्रोपेनॉल का होमोलॉगस मेंबर बताना है, तो एक बार लिख लेते हैं पहले, CH3 CH2 CH2 OH, ये मेरा है प्रोपेनॉल, है ना। अब मुझे इसका नेक्स्ट होमोलॉग मेंबर बेसिकली लिखना है यहाँ पे, तो मैं क्या एक और CH2 यूनिट ऐड कर दूं, तो मुझे नेक्स्ट होमोलॉगस मेंबर मिल जाएगा विच इज ब्यूटेनॉल। आ गई बात समझ में, ब्यूटेनॉल एक CH2 यूनिट, देखो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, दैट इज एक्चुअली द नेक्स्ट होमोलॉग मेंबर। ओके अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉल का आपको नेक्स्ट होमोलॉग मेंबर लिखना है। ब्यूटेनॉल मतलब कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड या जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जब भी आप उसका नेमिंग करते हो तो उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को भी काउंट करते हो, लाइक इन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मैंने चीजें आपको बताई हुई है, ठीक है। अब मुझे ब्यूटेनॉल दिया गया है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं CH3, ये मेरा ब्यूटेनॉल है, ठीक है। अब इसका मुझे नेक्स्ट होमोलॉग मेंबर लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, एक CH2 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया, पेंटेनॉल, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है ना। इसका अल्कोहल का जो बेसिकली आपको प्रोपेनॉल दिया था उसका नेक्स्ट होमोलॉग मेंबर है ब्यूटेनॉल, एल्डिहाइड आपको दिया था ब्यूटेनॉल, उसका नेक्स्ट होमोलॉग मेंबर है पेंटेनॉल, ठीक है। ऑल क्लियर, समझ में आ गई बात, है ना। वही चीज लिखी हुई है ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है ना। तो होमोलॉगस सीरीज से क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए। इसके पहले भी एक क्वेश्चन किया है हमने ऑन एल्काइन, आई होप दैट आल्सो इज क्लियर, और आप आंसर कमेंट सेक्शन में पक्का से मेंशन कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच इज एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चंस आना एग्जाम में, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चा पार्टी, थोड़ा सा हम बैक ऑफ द पिक्चर जान लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, ठीक है। जैसे कि इमेजिन करो आपके पास एक मिठाई का टुकड़ा है या चॉकलेट का टुकड़ा है, ठीक है। अब एक चॉकलेट को आपको अपने सिबलिंग से शेयर करना है या अपने फ्रेंड से शेयर करना है, ठीक है। सो व्हाट आर यू गोना डू, यू एक्चुअली आर गोइंग टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर चॉकलेट और स्वीट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना। तो केमिस्ट्री के केस में बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिठाई तो शेयर करेंगे नहीं, सो दे एक्चुअली शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसमें दोनों खुश हो जाते हैं कि मेरा भी बेसिकली स्टेबिलिटी मुझे मिल गई और
अगर दो एटम्स है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी स्टेबिलिटी मिल गई, राइट हैंड साइड वाले को भी स्टेबिलिटी मिल गई, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे रिलेटेड आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चा पार्टी। सो स्टेट रीजंस टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपको बताना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स इंसुलेटर्स क्यों होते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। दूसरा है हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो बच्चा पार्टी कि वो इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है इन द कमेंट सेक्शन। पक्का से दोनों का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से इंसुलेटर्स। अगर मैं बात करूं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, है ना, तो जरा सा पीछे की चीज याद करें कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। कोवेलेंट कंपाउंड्स बेसिकली बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल लिख दूं मैं, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। वेयरएज इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जनरली मेटल, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब यहाँ पे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। मतलब कि मैं क्या बोल सकती हूँ, इस पर्टिकुलर कंपाउंड्स में फ्री आयंस नहीं होते, है ना। तो बेसिकली अगर आयंस नहीं है, नो फ्री आयंस, सो बेसिकली दैट इज एक्चुअली द रीजन कि वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, आयंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड्स बनते हैं। दैट इज द रीजन इट इज एक्चुअली अ पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट आपका है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, बिकॉज उन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होता। तो अगर आप बेसिकली एनर्जी लगाओगे तो वो बॉन्ड टूट सकता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ दे आर एक्चुअली हैविंग वीक intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction। अब बॉन्ड वीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो आप एनर्जी दोगे तो बेसिकली वो टूट जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बॉन्ड। दैट इज द रीजन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑल क्लियर बच्चे पार्टी, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मैम ने भी आपको समझा दिया है। ठीक है, yes, so covalent compounds do not form ions, hence they are bad conductors of electricity। तो वही चीज मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर केस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कंपाउंड बन रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आयंस नहीं है, तो दैट एक्चुअली मेक्स देम एन इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है बच्चा पार्टी, because they are actually held together by weak intermolecular forces of attraction। अब कोई भी बॉन्ड वीक है तो आप एनर्जी दोगे तो वो एक्चुअली टूट जाएगी। दैट इज द रीजन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑल क्लियर। जैसे कि इमेजिन करो आपका बेसिकली कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब कोई तीसरा आके आपकी दोस्ती को तोड़ना चाह रहा है, बट बोथ ऑफ यू नो दैट यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इतना जल्दी टूटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और इमेजिन करो आपका एक नॉर्मल फ्रेंड है, इतना क्लोज नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, रोज अगर आप स्कूल जाते हो तो बात हो जाती है, इतना रेगुलरली मीटअप एंड ऑल नहीं होता है, और अगर तीसरा पर्सन आके आप दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहेगा तो ही और शी मे बी सक्सेसफुल, है ना, क्योंकि बॉन्ड वीक है। तो जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इतनी जल्दी नहीं टूटता। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बॉन्ड कमजोर होता है, तो भाई दैट इज द रीजन वो टूट जाता है। दैट इज द रीजन कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ऑल क्लियर बच्चों पार्टी, आ गई बात समझ में। चलो भाई नेक्स्ट, यस, सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज द फॉर्मूला NH3। तो अमोनिया के बारे में बोला गया है, इसका फॉर्मूला है NH3। ठीक है भाई, प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स
प्रेजेंट अराउंड नाइट्रोजन एटम। अब आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं अराउंड नाइट्रोजन। ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर? तो क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे अराउंड नाइट्रोजन एटम? वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें स्ट्रक्चर पता है, इजंट इट? यस। चलो थोड़ा सा बैक ऑफ द स्टोरी में जाते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है मैम, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,5। सही लिखी है ना मैम ने? आपका भी सेम आंसर आया है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 1, है ना? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, ऑल क्लियर? अब देखो, अगर मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सो बेसिकली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है ना? तो यहाँ पे आपका बेसिकली सेंट्रल एटम आएगा विच इज नाइट्रोजन। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एटम्स है, इजंट इट? और हर हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? तो यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा पार्टी? 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना? अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? देखो, हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट चाहिए, है ना? ये 3 नाइट्रोजन का हो गया और 2 बच गए। ठीक है, ऑल क्लियर? अब देख लो, मैं कलर चेंज करके आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो, ये हाइड्रोजन हो गया, ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्टेबल, ये वाला हाइड्रोजन भी हो गया, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन भी हो गया। सबके पास ड्यूप्लेट है। अब हाइड्रोजन एटम भैया जी खुश हो गए। अब नाइट्रोजन भी तो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है एक बार देख लो, इसका हो गया है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना? अगर ये पूरा ऐसे शेयर करेगा तो ये बेसिकली हो गया स्टेबल। नाइट्रोजन भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चा पार्टी, तो टोटल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप एक लाइन से, सिंगल लाइन से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और मेरे 2 लोन, बेसिकली एक सेट ऑफ लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टोटल कितने नाइट्रोजन के बॉन्ड हुए? थोड़ा कैलकुलेट करके बताओगे? इतनी मैथ्स, कितने कोवेलेंट बॉन्ड हुए टोटल? 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, आ गई बात समझ में बच्चा पार्टी? ऑल क्लियर? तो ये आपका हो गया अमोनिया के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। ऑल क्लियर? लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये देखो 1 2 3, और मेरे पास एक लोन पेयर है। ऑल क्लियर? ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो भाई नेक्स्ट, अब आपको टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ब्यूटेन में? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कैलकुलेट करने से पहले क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? बताओगे जरा? कलर चेंज किया जाए। ठीक है, चलो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये है C4H10, एल्केन फैमिली का मेंबर है। तो मैंने स्टार्टिंग से आपको बता दिया। तो मेरे पास टोटल 4 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 10। ठीक है, साथ साथ बनाते जाना बच्चा पार्टी, है ना? प्रैक्टिस होगी। बन गया स्ट्रक्चर ब्यूटेन का? C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में होगा। ठीक है, चलो भाई काउंट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है बच्चा पार्टी? टोटल 13। इसमें 13 घाटा, 13 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ऑल क्लियर?
ब्यूटेन का आगे स्ट्रक्चर समझ में, ठीक है, इजी था, लड्डू क्वेश्चन था कि नहीं, है ना। लड्डू क्वेश्चन तब होगा बेटा जब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है। सो इट एक्चुअली हैज टोटल 13 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 आपके हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऑल क्लियर बच्चा पार्टी, आगे बढ़े, चलो भाई। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, इससे भी बेसिकली जो टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक जो है वो है एडिशन रिएक्शन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। अब बच्चा पार्टी एडिशन रिएक्शन मतलब कि कोई चीज आप ऐड कर रहे हो, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन में पर्टिकुलरली आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन ऐड करके इसे हम कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑल क्लियर बच्चा पार्टी, है ना। बहुत बार हमने ये चीज प्रैक्टिस की है। सो एडिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच देयर इज कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब भाई जादू से तो होगा नहीं, है ना। सो देयर आर सर्टेन कैटलिस्ट यू कैन एक्चुअली से विच इज यूज्ड ओवर हियर, जो कि है हमारे प्यारे प्यारे निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम के प्रेजेंस में हो सकता है। तो इससे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक बार देख लें क्वेश्चन। What is hydrogenation? What is its industrial application? ठीक है। So basically आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजनेशन क्या है। So hydrogenation is nothing but the addition of hydrogen to unsaturated compound, ठीक है। unsaturated compound में, या मैं बोलूँ unsaturated हाइड्रोकार्बन में बेसिकली आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, दैट्स हाउ द नेम इज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑल क्लियर बच्चा पार्टी, है ना। अब एक चीज पूछ रहा है कि भाई इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताओ, तो इससे भी आपको बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है। सो अनसैचुरेटेड का बेस हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हो रहा है। तो ये बेसिकली वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं आपके, उनको घी में कन्वर्ट करने में यूज होता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो ये इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। आ गई बात समझ में, इजी पीजी था, है ना। तो वही चीज लिखी है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग, क्या कह रही हूँ, एडिंग हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, बीच बीच में क्या हो जाता है पता नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम के प्रेजेंस में भी हो सकता है, टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। आप हाइड्रोजन ऐड करके अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो। ऑल क्लियर। तो इसका ये एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन कहाँ यूज होता है, टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स को आपको घी में जब कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो ये स्किप मत करना, है ना, ठीक है। चलो भाई, ओके नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू हाइड्रोजनेशन ओनली, एक बार देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको हाइड्रोजनेशन एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, mentioning the conditions of the reaction and also state one physical property of substances which changes due to hydrogenation। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का से करके बताना, है ना, कि मैम इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है और अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो कौन से कंडीशंस में होता है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं बच्चा पार्टी। मैंने आपको चीज बताई है हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल, मतलब कि यहाँ पे मैं कोई क्या लूंगी, जादू, अनसैचुरेटेड को मैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराऊंगी, विच इज निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, दैट एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब मैं कोई एल्कीन का एग्जाम्पल ले लूं, दैट एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्केन, जैसे कि चलो ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड अच्छे से नहीं बना है, रुक जाओ।
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये क्या है, प्रोपीन, ये आपका अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं कराऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल पैलेडियम प्लैटिनम, हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ, मतलब प्रोपीन से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन विच इज CH3 CH2 CH3। तो आपका ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोपीन टू प्रोपेन विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक और चीज, कंडीशन मैंने लिख दी, कैटलिस्ट जो यूज हुआ है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। आपको एक और चीज बतानी है कि कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इसमें चेंज होगी। सो बेसिकली इसमें जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है, फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इट इज एक्चुअली गोइंग टू द सॉलिड स्टेट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये ऑयल से घी में कन्वर्ट होता है ना, सॉलिड घी, ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर है ना, लड्डू क्वेश्चन ही था। चलो भाई ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिक एल्कीन मेंशन नहीं किया है, मैंने आपको प्रोपीन का एग्जांपल लेके समझा दिया है। तो इस पर्टिकुलर केस में वही हो रहा है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, यस वन इंपॉर्टेंट थिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज वेल। तो वो बेसिकली अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने प्रोपीन से प्रोपेन का आपको एग्जाम्पल बताया है। अब फिजिकल जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है दैट इज द लिक्विड ऑयल, जो कि बेसिकली लिक्विड स्टेट में ऑयल क्या है भाई, लिक्विड, वो चेंज हो रहा है घी में विच इज इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ऑल क्लियर। आ गई बात समझ में बच्चा पार्टी। वीडियो को लाइक जरूर करना और आंसर पक्का लिखते जाना चैट बॉक्स में, ठीक है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड अहेड टू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। नाउ टू बेसिकली लेवल अप योर एग्जाम प्रिपरेशन है ना, टू एस योर एग्जाम, वी हैव लॉन्च्ड द द्रोणा बैच, जिसके जो सेशंस है 3 जनवरी से स्टार्ट होंगे है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दीज सेशंस विल नॉट बी टेकन ऑन यूट्यूब, ये आपके पेड बैचेस हैं। तो सेपरेटली जो भी आपके मास्टर टीचर्स यूट्यूब पे आपके क्लासेस ले रहे हैं वही टीचर आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। Now you can actually use my coupon code to get 50% off है ना। तो इससे आप बेसिकली एनरोल करके पेमेंट करके यू कैन एक्चुअली कन्फर्म योर सीट। तो इसमें मोड ऑफ इंटरैक्शन ज़्यादा होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो इंस्टेंटली क्लियर होंगे। वी कैन अनकैम यू, वी कैन अनम्यूट यू, या फिर आपको बहुत होता है कभी कभी कि हमें टेंशन होती है, एंजाइटी होती है कि मैम ये वाली चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दीज थिंग्स टू योर रिस्पेक्टिव टीचर्स। तो बेसिकली आपका मेंटल वेलबींग भी और बेटर होगा अगर आप थोड़े से नर्वस फील कर रहे हो। ये आपकी कहानी है लाइव क्लासेस की है ना। इसके अलावा वी आर ऑल्सो गिविंग यू द रिकॉर्डेड सेशंस, इफ यू वांट टू गो अहेड विद रिकॉर्डेड सेशंस। उसमें मोड ऑफ इंटरैक्शन नहीं होगा सिंस द सेशंस आर रिकॉर्डेड एंड विल बी गिवन टू यू। तो अगर आपको इंस्टेंटली कुछ डाउट है वो चीज़ें तुरंत क्लियर नहीं हो पाएंगी, इंटरैक्शन नहीं होगा। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी होता है ना कि हमने पूरा सेशन देख लिया और डाउट्स कुछ रह जाते हैं दिमाग में, तो वो डाउट्स इंस्टेंटली इस रिकॉर्डेड सेशंस में जो आप लोगे अगर, तो वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो आई एज अ टीचर वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर लाइव सेशन, ताकि इंटरैक्शन का मोड बढ़े है ना, डाउट सारे अच्छे से आपके क्लियर हो जाए। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, आई होप द टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो गोइंग ऑन है ना, विच वॉज एक्चुअली एब्सोल्यूटली फ्री। तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम आपको आंसर की भी दे रहे हैं। यू हैव टू गो ऑन वेदांतु साइट, क्लिक ऑन माई टेस्ट, लाइव एंड अपकमिंग व्यू सिलेबस एंड attempt now. Then once you're done with your test, you upload everything. You can also download the answer key from the site itself. You have to go on more, ठीक है। Then you have to click on content library, जो आपको ये नीचे दिख रहा है ना। आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन एक्टिव, ग्रेड 10th का दे रहे हो तो एक्टिव के बाद यू हैव टू, फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस का एग्जाम दिया, क्लिक ऑन साइंस का पेपर रिस्पेक्टिवली जो भी सब्जेक्ट आपने दिया, एंड देन यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन एडिशनल कोर्स मटेरियल, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट एल्स, यू कैन क्लिक ऑन रीड एंड देन यू विल एक्चुअली गेट दी आंसर की, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इससे आपको बेसिकली पूरा आंसर की मिल जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े है ना। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है फ्रॉम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, दैट इज एक्चुअली एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इससे पक्का क्वेश्चंस आते ही हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली सेम रहेगा, मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट। वो दूसरे तरीके से एक दूसरी कहानी बना के आपको क्वेश्चन दे देगा
और पूछेगा कि बताओ इस पर्टिकुलर केस में अल्कोहल क्या है, एसिड क्या है, या डायरेक्ट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में पूरा इक्वेशन लिखने बोलेगा। ठीक है, अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चा पार्टी? तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्चुअली इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। ऑल्सो इसके बारे में मैंने क्या बताया है आपको, इट्स अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट्स अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, मतलब कि ये पानी भी निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली निकालेगा। तो एसिड और अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन होगा तो एक कंपाउंड बनेगा विच हैज़ अ फ्रूटी, प्लेजेंट फ्रूटी स्मेल, जिसे हम एस्टर कहते हैं। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, प्लेजेंट फ्रूटी स्मेल आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स इज फॉर्म्ड? वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना, है ना। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है एस्टर का। ठीक है, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है एस्टर का देख के कि इसमें कौन सा अल्कोहल होगा और कौन सा एसिड होगा। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द एस्टर। ये क्या है, मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पे फिर से। CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर C मैंने सही से नहीं लिखा है, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, हाँ, तो ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है इथाइल इथेनोएट का। आपको बताना है इस बेसिकली एस्टर का एसिड क्या होगा, अल्कोहल क्या होगा। ठीक है, अब हमें पता है बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्ट में एक पार्ट आपका एसिड होगा, एक पार्ट आपका अल्कोहल होगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ, हमें भी पता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, एसिड, है ना, विच इज एथेनोइक एसिड। इसके अलावा C2H5OH, ये आपका हो गया एथेनॉल, है ना। तो इथेनोइक एसिड होगा एक आपका पार्ट, और एक आपका होगा इथेनॉल। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है यहाँ पर से। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बॉन्ड ब्रेक करूँ, यहाँ पर आप अगर OH ऐड कर दोगे तो कार्बन की भी वैलेंसी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन एसिड एंड द अदर पार्ट विल फॉर्म एन अल्कोहल विच इज प्रेफरेबली हियर इथेनॉल। ठीक है, ऑल क्लियर? आगे बात समझ में, वही चीज लिखी है कि आपका इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड इज सेम, एसिटिक एसिड इज इथेनोइक एसिड ओनली। ठीक है, एक दूसरा पार्ट आपका है अल्कोहल विच इज हियर स्पेसिफिकली इथेनॉल। ठीक है, ऑल क्लियर बच्चा पार्टी, है ना। चलो भाई, अब नंबर 1 पे हम पहुंच गए हैं, दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस फ्रॉम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, है ना। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके मिसल फॉर्मेशन से, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे भी मिस मत करना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आज के सेशन में सारी इंपॉर्टेंट बातें ही हो रही हैं, और सोप और डिटर्जेंट को फिर हम कैसे छोड़ेंगे, है ना। मिसल फॉर्मेशन से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। व्हाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर? एक्सप्लेन। जब मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के जो सेशंस लिए हैं उसमें भी ये चीज़ मैंने डिटेल वे में डिस्कस की है कि जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, लेट्स हैव अ कंपैरिजन ऑफ बोथ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। ठीक है, सबसे पहले सोप के बारे में बात करते हैं। जब आप सोप यूज करते हो हार्ड वाटर में, है ना, सो बेसिकली जब आप सोप यूज करते हो हार्ड वाटर में तो वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है विच इज कॉल्ड एज स्कम, है ना। हार्ड वाटर इज एक्चुअली नथिंग बट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, राइट। तो उसके साथ रिएक्ट करके स्कम बनाता है। तो इस हार्ड वाटर के केस में सोप इतना इफेक्टिव नहीं होता, बट इन द केस ऑफ डिटर्जेंट्स नो स्कम इज फॉर्म्ड, दैट इज द रीजन इट इज एक्चुअली इफेक्टिव इन हार्ड वाटर।
ठीक है, ये दोनों आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट का। एक बार मैं आपको और अच्छे से इक्वेशन की तरह इक्वेशन के हेल्प से समझा देती हूँ। वही चीज़ मैंने लिखी है, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर के साथ अच्छे से काम करते हैं, वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट या रेसिड्यू जिसे हम स्कम कहते हैं वो फॉर्म नहीं करता, बिकॉज देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि जब डिटर्जेंट क्लेंजिंग एक्शन करता है हार्ड वाटर के साथ तो उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो सल्यूबल होता है, घुल सकता है पूरा पानी में और वो स्कम नहीं बनाता। ठीक है, वेयर अगर मैं सोप की बात करूं, ये आपका सोप हो गया, ठीक है, ये कैल्शियम सॉल्ट हो गया, तो उसके साथ रिएक्ट करके वो एक इनसॉल्युबल रेसिड्यू बना रहा है जो कि है स्कम, अलॉन्ग विद दैट द सोडियम आयन। तो ये जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू बन रहा है दैट इज एक्चुअली द रीजन कि सोप जो है इनइफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो सोप का, मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ अगेन स्कम बना रहा है और सोडियम आयन। सो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मदद से क्या मैं बोल सकती हूँ, जो सोप होते हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में। ठीक है, ऑल क्लियर बच्चा पार्टी? तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोप एंड डिटर्जेंट से, दैट कैन बी दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस ऑन मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, अब व्हाट आर मिसल्स, एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। अगेन इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस पक्का से आते हैं कि मिसल्स क्या होता है और पूरा एक्सप्लेन करो डिटेल में क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर केस को आपको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझाऊंगी, है ना। मिसल बेसिकली क्या होता है, एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना। वो एक्चुअली इस तरीके से ओरिएंट करता है, उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि जो डर्ट और ऑयल है आपका कपड़े में जो जब लग जाता है, सो दैट इज एक्चुअली पुल्ड अवे वेरी नाइसली। मैं ये चीज़ आपको पूरा एग्जाम्पल विथ द डायग्राम समझाऊंगी। नाउ मिसल्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मिसल्स आर एक्चुअली द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इनसाइड द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड्स आर एट द सरफेस ऑफ क्लस्टर। मिसल्स क्या होते हैं, ये ऐसे क्लस्टर या मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ इसमें दो चीज़ होती है, एक तो आपका होता है हाइड्रोफोबिक एंड, है ना, और एक आपका होता है हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज हाउ द मिसल एक्चुअली लुक्स लाइक, व्हिच इज द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें दो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक के बारे में बात करूं, दैट इज समथिंग विच हेट्स वाटर, जैसे कि फोबिया हम बोलते हैं। फोबिया का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर चीज से मुझे डर लगता है ना। तो अगर मैं बोलूँ हाइड्रोफोबिक, सो समथिंग विच डज नॉट लाइक वाटर, और यू कैन से समथिंग विच हेट्स वाटर। तो हाइड्रोफोबिक जो एंड है आपका वो बेसिकली अंदर रहता है। यहाँ पे जो चीज मेंशन की गई है, ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड आपका अंदर होता है। इमेजिन करो कि अब आप कोई पानी वाली जगह पे गए हो, ठीक है, यू आर एक्चुअली इन अ बोट, है ना। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, जिनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बढ़िया खड़े होके एंजॉय करेंगे, अरे वाह पानी है ना। एंड द पीपल हु आर स्कैर्ड ऑफ वाटर, वो थोड़ा अंदर रहेंगे। इस तरीके से आप ये चीज़ को समझ सकते हो। समथिंग विच इज़ हाइड्रोफोबिक वो बेसिकली आपका अंदर है ना। और जो हाइड्रोफिलिक है वो आपका आयनिक एंड है, विच इज़ एक्चुअली वाटर लविंग, है ना। और इस तरीके से वो एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जिसे हम मिसल्स कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि आपको एक्सप्लेन करना था क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी गलती से आपके कपड़े में स्टेन लग गया, दाग लग गया, आप अपने फेवरेट मटर पनीर खा रहे थे, है ना, मटर पनीर की सब्जी आपके कपड़े पे गिर गई। अब ऑब्वियस सी बात है उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्लीन करते हैं एक बार ये देख लो। सोप एक्चुअली हैज बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड। जो सोप होता है उसका दो पार्ट होता है, एक तो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है, which I have explained to all of you here. When it is dissolved in water, the hydrophilic end is pulled to the water and faces outwards. जब बेसिकली आप सोप को पानी में घोलते हो वो मिसल बनाता है। वो कैसे अरेंज करता है, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की तरफ होता है, जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, while the hydrophobic tail is drawn to the water and faces inwards. सेम चीज जो मैंने आपको समझाई है वो लिखी हुई है। आई होप अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है कि सोप का बेसिकली एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक जो है वो आउटवर्ड्स रहता है, जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो बेसिकली इनवर्ड्स रहता है। सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है,
Now the dirt is now trapped within the missile. The soap molecule in the form of missiles can clean it. अब एक चीज समझो बच्चा पार्टी, ये जो आपका अंदर का पार्ट है दिस इज हाइड्रोफोबिक, बट ये बेसिकली ऑयल सोल्यूबल होता है। तो जितने भी जो डर्ट हैं वो आपका अंदर में जो पार्ट है इस अरेंजमेंट से क्लीन हो जाता है। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो ऑयल सोल्यूबल होता है ना, और इस अरेंजमेंट की मदद से वो बेसिकली आपके स्टेन को क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, वही चीज लिखी कि जो डर्ट है आपका ट्रैप हो गया ऑन द इनसाइड, नो दिस इज समथिंग विच इज ऑयल सोल्यूबल, तो वो क्लीन करने में हेल्प करता है। When the cloth or surface is washed with soap, अब आपका जो कपड़े में दाग लगा हुआ है, स्टेन लगा हुआ है, आप सोप की मदद से उसको क्लीन करोगे with water, so the hydrophilic end is attracted to the water। तो ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है दिस हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, तो वाटर की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा एंड द डर्ट मॉलिक्यूल इनसाइड द मिसिल इज रिंस्ड अवे। अब ये जो अंदर में जो है हाइड्रोफोबिक एंड दैट विल एक्चुअली वर्क ऑन द स्टेन ऑन द और द डर्ट एंड दैट देन इट इज एक्चुअली क्लीन्ड। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कहानी थी क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप और मिसल फॉर्मेशन की, है ना। तो इससे भी पक्का आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस फॉर ईच, स्टेट द यूज ऑफ ईच एस्टर्स एंड सपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो ये पर्टिकुलर टाइप से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पक्का से बताना। ठीक है, अब बच्चा पार्टी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमने पक्का से अभी डिस्कस किया है, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, है ना, that forms ester and water। Saponification reaction is actually used in the process of soap making, जिसमें एक एस्टर का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द इक्वेशन, है ना, जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सो हियर यू हैव एन अल्कोहल, है ना, इसका रिएक्शन होगा एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस में एस्टर बनता है, एसिड और अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन बन रहा है तो यहाँ पे जो एस्टर है आपका वो है इथाइल इथानोएट, दैट इज CH3COO(C2H5). कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो मतलब कि पानी भी तो निकलेगा रे बाबा, है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ दिस इज द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एक तो एस्टर बनाने में यूज हो रहा है, परफ्यूम्स बनाने में भी यूज होता है। सो यू व्हेन द एस्टर इज एक्चुअली फॉर्म्ड, दीज एस्टर्स हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड, इसका बहुत ही प्यारा सा प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल होता है। तो ये कहानी हो गई आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट आपका है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन सोप बनाने में में यूज होता है। नाउ इसमें बेसिकली आप एक एस्टर ले रहे हो विच इज इथाइल इथानोएट इन दिस केस, उसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हो, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो बेसिकली जब एस्टर का रिएक्शन आप करा रहे हो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये दे रहा है सोडियम इथानोएट। उसके अलावा क्या बनता है बच्चा पार्टी, उसके अलावा बन रहा है अल्कोहल विच इज C2H5OH। ठीक है, नाउ द सेम थिंग द सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का। ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट तो बच्चा पार्टी आई हैव ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम कार्बन एंड कंपाउंड्स, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स पक्का से ले आएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के। ऑल्सो आई हैव अ वेरी प्यारा सा होमवर्क, इसका भी आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। एंड नाउ वी हैव एक्चुअली रीच्ड टिल द एंड ऑफ द सेशन, सो आई होप ऑल ऑफ यू फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट, एंड कमेंट करके बोलना कि मैम सारी चीज़ें अच्छे से रिकैप हो गई एंड वी हैव एंजॉयड द सेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड बच्चा पार्टी, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।